हेलो एवरीवन, और आप सभी का धूमकेतु जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री के पहले चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स एंड मैटर। इसमें हम लोग एटम के स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना और द्रव्य यानी पदार्थ से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। साथ में एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हुए चलेंगे, उससे रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला परमाणु मॉडल किसने दिया था? ठीक है, ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी डाल्टन, ऑप्शन डी बोर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी डाल्टन। डाल्टन ने 1807 में अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। ठीक है, और ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आचार्य जी का फोटो क्यों लगाया हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, इंडिया में 600 ईसा पूर्व आचार्य कनद इनको कश्यप भी बोलते थे। आचार्य कश्यप ने या कनद ने सबसे पहला परमाणु मॉडल दिया। ठीक है, इन्होंने बताया कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसका नाम इन्होंने क्या बताया? परमाणु। तो जो हम लोग परमाणु परमाणु पढ़ते हैं हिंदी में, वो नाम किसने दिया था? आचार्य कनद ने दिया था। इन्होंने ये भी बताया कि यह एक अविभाज्य कण है, मतलब इसको और छोटा नहीं डिवाइड किया जा सकता, और अलग अलग पदार्थों के परमाणु अलग अलग तरह के होते हैं। सेम चीज़ डाल्टन ने 1807 में दिया था। इन्होंने भी बताया कि सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर पदार्थ बने हैं, इसका नाम इन्होंने इंग्लिश में एटम बोल दिया, जिसको हम लोग परमाणु बोलते हैं। दूसरी चीज़ इन्होंने भी यही बोला कि जो एटम होता है वो इंडिविजुअल होता है, मतलब अविभाज्य होता है। और तीसरी चीज़ कि सभी पदार्थों के एटम अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर केवल डाल्टन आएगा तो डाल्टन टिक करना, और आचार्य कनद का नाम आएगा तो इनको टिक करना, और दोनों अगर ऑप्शन में है तो आचार्य कनद को ही टिक करना। ठीक है, ये गलती मत करना, आचार्य कनद को ही टिक करना, और अगर केवल डाल्टन का है तो उसको टिक करना है। ठीक है, कन्फ्यूजन खत्म हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म नाभिक में रहता है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, मैं आपको नाभिक की संरचना बता दे रहा हूँ, परमाणु की पूरी। ये हो गया आपका नाभिक, और इसके तरफ होता है कक्षाएं, जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन घूम रहते हैं। यहाँ प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, इसके चारों तरफ घूम रहे हैं ये लोग। तो एक परमाणु की संरचना में क्या हो गया? एक नाभिक हो गया, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं। ये प्रोटॉन क्या होता है? प्लस, मतलब धनात्मक आवेशित होता है, और ये ऋणात्मक होता है कौन? इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन हमारा उदासीन होता है वैद्युत रूप से। अगली चीज़ क्या होती है? जो प्रोटॉनों की संख्या है वही होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इससे क्या होता है? परमाणु वैद्युत उदासीन होता है। कब? जब प्रोटॉनों संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, आगे हम इसका यूज करने वाले कॉन्सेप्ट का। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी कोई आवेश नहीं होता, ऑप्शन डी कुछ कहा नहीं सकता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इस पे होता है ऋणात्मक आवेश। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। अब हम लोग इसकी वैल्यू भी देख लेते हैं। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी होती है? -1.6 × 10⁻19 सी, मतलब इसको कूलाम बोलते हैं। आवेश का मतलब क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, तो इसके आवेश का माइनस में 1.6 × 10⁻19 कूलाम हो गया। ये वैल्यू कभी कभी पूछ ली जाती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन टफ करना होगा तो पूछ लेंगे वैल्यू भी। और सेम अगर इसको प्लस कर देते हैं तो ये किसका बन जाएगा? प्रोटॉन का आवेश बन जाएगा, प्रोटॉन पी। तो दोनों की वैल्यू सेम है, और न्यूट्रॉन जो है आपका न्यूट्रल होता है, वैद्युत उदासीन होता है, तो उससे कोई मतलब है नहीं। आपको दो चीज़ें पता चल गई, इलेक्ट्रॉन पता चल गया माइनस में, और ये प्लस कर देंगे तो प्रोटॉन का हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ए रदरफोर्ड, बी गोल्डस्टीन, सी थॉमसन, डी न्यूटन। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि प्रोटॉन की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को जाता है। ऑप्शन एग्जाम में यही टिक करी है, कुछ लोग गोल्डस्टीन में कंफ्यूज रहते हैं। तो आइए मैं दोनों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, गोल्डस्टीन ने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि परमाणु में एक धनात्मक कण है। ठीक, एक धनात्मक कण है।
परमाणु धनात्मक कण है, लेकिन उसका नाम प्रोटॉन नहीं रखा। प्रोटॉन किसने बुलाया उसका नाम? ये रदरफोर्ड ने बताया। ठीक, रदरफोर्ड ने बताया कि इसका नाम प्रोटॉन है जो धनात्मक कण है, तो इसीलिए हम लोग रदरफोर्ड को ही टिक मारते हैं। बाकी स्टार्टिंग वाली खोज तो गोल्डस्टीन ने की थी। तो अगर दोनों ऑप्शन में है तो रदरफोर्ड को टिक मारिएगा, केवल गोल्डस्टीन है, रदरफोर्ड नहीं है तो गोल्डस्टीन को मार दीजिएगा। ठीक, तो हमारा अगर दोनों दिया है इसलिए मैंने ये ऑप्शन बनाया है, तो रदरफोर्ड को टिक करना है, और रदरफोर्ड जब नहीं होंगे तब गोल्डस्टीन पे जाना है प्रोटॉन की खोज के लिए। अब इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का भी हम लोग देख लेते हैं किसने खोजा था। तो इसके लिए एक फार्मूला हम लोग यूज करते थे बचपन में, ईटा पर नाच। ठीक, ई से हो गया इलेक्ट्रॉन और इसका मतलब हो गया थॉम्सन। ठीक, जे थॉम्सन ने किया था इलेक्ट्रॉन की खोज। पा से हो गया प्रोटॉन और इसकी खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। और ये ना से हो गया न्यूट्रॉन, इसकी खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। तो अब आपको कभी नहीं भूलेगा, ये याद रख लिएगा, ईटा पर नाच। और अगर ऑप्शन में रदरफोर्ड नहीं है प्रोटॉन को तब आप गोल्डस्टीन पे टिक मारिएगा। ठीक है, पहले देख लीजिएगा, हड़बड़ी में कोई क्वेश्चन गलत मत करके आइएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है? ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ए ऑप्शन है उसके परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, सी ऑप्शन है उस परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, और डी ऑप्शन है उस परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उसके परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु में जो नाभिक होता है उसके में जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए, साथ चारों तरफ इसके इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब प्रोटॉनों संख्या मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर होता है। तो आप कहेंगे कि सर ऑप्शन ए भी तो सही है, इसको क्यों नहीं टिक कर रहे हैं? तो ऑप्शन ए क्यों नहीं सही है, उसमें एक कंडीशन मैंने बताई थी कि परमाणु जो है आपका वैद्युत उदासीन होना चाहिए। ठीक, वैद्युत उदासीन का मतलब इलेक्ट्रॉन ना तो किसी को दिया हो परमाणु और ना ही किसी से लिया हो। ठीक है, तो ना तो किसी को दिया है ना तो लिया है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब वैद्युत रूप से उदासीन है। तो प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर होती है, ये हमने भी देखा था। तो उस केस में जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे उसको लिखना पड़ेगा कि जब परमाणु वैद्युत उदासीन होता है तब, मतलब एक वैद्युत उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो भी परमाणु क्रमांक को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आप लोग डाउट मत क्रिएट करिए, मैंने समझा दिया है कि ये ऑप्शन ए क्यों नहीं सही है, ये गलत है। अगर यहाँ वैद्युत रूप से उदासीन परमाणु लिखा होता तो हम लोग ये सही कर देते हैं। बाकी ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास को। तो ये हमारा हो गया ओ, जो कि एक केमिकल सिंबल हो गया ऑक्सीजन का। एटॉमिक नंबर को हम लोग नीचे लिखते हैं और एटॉमिक मास को हम लोग ऊपर लिखते हैं। कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा जाता है 8 16 दाहिने साइड में, ये लेफ्ट में है ये राइट में है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस नीचे वाला हमेशा ये फिक्स रहेगा एटॉमिक नंबर है, और ये ऊपर वाला एटॉमिक मास है, मतलब ये परमाणु क्रमांक और ये परमाणु भार हो गया। आगे चलते हैं, ये तत्व की द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? ए ऑप्शन प्रोटॉनों संख्या, बी ऑप्शन क्या कहता है इलेक्ट्रॉनों संख्या, सी ऑप्शन न्यूट्रॉनों संख्या, और डी क्या बोल रहा है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। तो कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि ऐसा क्या है कि मतलब इलेक्ट्रॉन संख्या को क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन संख्या तो प्रोटॉन संख्या के बराबर हो गई, तो उसका भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए द्रव्यमान में, है कि नहीं? न्यूट्रॉन तो खैर दे ही रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, उससे पता चल जाएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब तीनों के द्रव्यमान हम लोग देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³ kg। ठीक, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.6 10⁻27 kg। ठीक है, और न्यूट्रॉन का यही सेम रहता है, ये प्रोटॉन के बराबर। अब आप यहाँ देख रहे होंगे -31 -27, मतलब 10⁻⁴ का डिफरेंस है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना हल्का है
प्रोटॉन से, इतना हल्का है कि 10,000 गुना हल्का हो गया। 10⁴ आ गया ना, तो 10,000 गुना हल्का हो गया। अब सोचिए कोई चीज़ 10,000 गुना हल्की हो गई तो उसका क्या ही कंट्रीब्यूशन है, बहुत नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए हम लोग इसको जोड़ते नहीं हैं, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को ही जो है द्रव्यमान संख्या जोड़ के बता देते हैं। और इसको हम लोग सिंबल में कहाँ दिखाते हैं, ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देखी है, एटॉमिक मास या द्रव्यमान संख्या ऊपर दिखाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो, ऑप्शन बी जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, ऑप्शन सी दोनों ए तथा बी, ऑप्शन डी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो। ठीक, अब कुछ लोग समस्थानिक संभारिक में हमेशा डाउट में रहते हैं, तो उसका भी कारण मैं बता देता हूँ। आप लोग सही से अगर शब्द शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। अब आ रहा है समस्थानिक, मतलब जिसका स्थान समान हो। लेकिन आपके दिमाग में कहाँ स्थान समान हो, तो मैं बताता हूँ। आपने आवर्त सारणी देखी होगी, सुनी होगी, इसमें ऐसे ग्रुप होते हैं और ये होते हैं पीरियड्स। ठीक है, तो किसी भी तत्व का जो पोजीशन हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे मान लो हाइड्रोजन, यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन रखा गया है, तो यहीं पे क्यों रखा है? क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक 1 है। अब जिसने भी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 होगा उसको यहीं पे ही रखा जाएगा, भले ही उसके नाभिक में न्यूट्रॉनों संख्या बदल रही हो। हमें द्रव्यमान संख्या से कोई मतलब नहीं है। तो स्थान समान हुआ कि नहीं हुआ? तो स्थान समान कैसे हो रहा है? जब परमाणु क्रमांक समान हो रहा है। परमाणु क्रमांक कब समान होगा? जब उसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होगी। इस तरह से याद करना है। ठीक, तो पीरियाडिक टेबल में स्थान समान हो रहा है, मतलब कि उसमें प्रोटॉनों की संख्या, उसके नाम में प्रोटॉनों की संख्या समान है। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कार्बन का। ठीक, कार्बन मान लीजिए यहाँ पे प्लेस है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 6 है। अब न्यूट्रॉन संख्या कुछ भी हो, लेकिन वो उसका प्लेस यही रहेगा, 6 6 6। ये इसमें होता है 12 13 14। यहाँ देखेंगे न्यूट्रॉनों संख्या चेंज हो रही है, जैसे यहाँ 8 है, यहाँ 7 है और यहाँ 6 है। तो ऐसा नहीं हम कार्बन के तीनों को अलग अलग यहाँ 13 वाले को रख देंगे, यहाँ 14 वाले, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग परमाणु क्रमांक तो सेम है, और जो हम लोगों ने आवर्त सारणी बनाई आधुनिक वाली, तो उसमें केवल परमाणु क्रमांक को हम लोगों ने बेसिस माना, बेस वही हमारा है। तो बेस जब सेम है तो एक जगह हमने रख दिया। अब इसका स्टडी हम लोग अलग से कर रहे हैं, वो ज़्यादा आसान है। ठीक है, इन कंपेरिजन टू अलग अलग जगह दे देते हैं, तो उससे काफ़ी जो है कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है आवर्त सारणी में। इसीलिए समस्थानिक संभारिक को हम लोग अलग से डिस्कस कर लेते हैं, ताकि वो आगे चल के दिक्कत ना उत्पन्न करें। तो समस्थानिक समझ में आ गया। जैसे कार्बन का हो गया, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ठीक है, तो जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो उसे समस्थानिक कहते हैं। अब क्लियर हो गया ना कहाँ पे स्थान समान होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, समभारिक किसे कहते हैं? इसका भी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, ऑप्शन बी जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो, ऑप्शन सी दोनों ए तथा बी, और ऑप्शन डी जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अभी मैंने कहा शाब्दिक अर्थ निकालिए, समभारिक। ठीक, इसको बोलते हैं आइसोबार, आइसोबार्स। अच्छा, इसको क्या बोलते थे? आइसोटोप्स। ठीक, आइसोटोप्स इंग्लिश में बोलते हैं, इसको आइसोबार्स बोलते हैं। ठीक, समभारिक मतलब समान भार। तो आपको पता है कि भार में कंट्रीब्यूशन कौन दिया है? सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिए हैं। तो अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन संख्या समान हो जाए तो मतलब उनका भार समान हो गया, मतलब समभारिक हो गए। सिंपल है। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इसका है 18 परमाणु क्रमांक, इसका है 19, इसका है 20। लेकिन फ्रेंड्स इसमें जो है न्यूट्रॉनों की संख्या जो है इसको बैलेंस कर देती है। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या बैलेंस कर देती है किसको? द्रव्यमान संख्या को। मतलब इसका जो परमाणु भार है, देख रहे होंगे कि 40 40 40 है, मतलब सेम होगा, भले ही परमाणु क्रमांक अलग अलग है। तो जिसके परमाणु क्रमांक अलग हों परंतु परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या समान हो उसको समभारिक कहेंगे। और इसका जस्ट अपोजिट कर दिया जाए, ये अलग अलग हो तीनों, लेकिन ये नीचे वाला परमाणु क्रमांक समान हो, तो उसको कहते हैं समस्थानिक। ठीक है, अब समस्थानिक समभारिक आपको क्लियर हो गया। अब तो कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब आगे गलत मत कर देना जा करके।
आगे चलते हैं। तत्वों की पहली आवर्त सारणी किसने दी? ऑप्शन ए डोबर्नियर, ऑप्शन बी मोजले, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी टॉमसन। इसका करेक्ट आंसर होगा डोबर्नियर। डोबर्नियर ने सबसे पहले त्रिक सिद्धांत दिया, ट्रायड लॉ, ट्रायड। इन्होंने क्या किया, तीन तीन का ग्रुप बना लिया, 3 एलिमेंट 1 2 3, ठीक। इन्होंने बेस क्या रखा, इसको इकट्ठा रखने का, समूह बनाने का, उनका बेस था परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को इन्होंने बेस माना। इसके बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम आया, ऑक्टेट लॉ। इसके बाद आया मेंडलीव का लॉ, ठीक। इसके बाद आता है आधुनिक आवर्त सारणी जो मोजले ने दिया था, इन्होंने मॉडर्न वाला दिया था। तो यहाँ तक जो है फ्रेंड्स, जो कैटेगराइज किया जा रहा था उसमें अभी तक ये माना जा रहा था कि जो अगर हम लोग परमाणु भार के क्रम में किसी तत्वों को रख दिया जाए तो उनको उनके प्रॉपर्टी या उनके जो गुण हैं उनके गुणों का अध्ययन करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ये एक गलत धारणा थी। जब मोजले ने अपना आधुनिक आवर्त नियम दिया तो इन्होंने परमाणु क्रमांक को बेस माना, ठीक। और आज वही सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, ठीक है। हालांकि इसमें भी कुछ खामियां हैं, कमियां हैं, 100% तो प्योर नहीं है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉपर्टी की जानकारी ये हमें दे देता है मोजले की जो आधुनिक आवर्त सारणी है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। सबसे पहला डोबर्नियर ने दिया था, डोबर्नियर का त्रिक सिद्धांत, ठीक। और अभी कौन सा चल रहा है, मोजले। ये दोनों ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। और इस सब के डीप में नहीं पूछा जाता, क्योंकि जो है ये फिर 12th लेवल और आगे के क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है, फिर वो टेक्निकल क्वेश्चन हो जाता है। आपके एग्जाम में टेक्निकल नहीं पूछा जाएगा, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए 10वां क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, बी टॉमसन, सी डोबर्नियर, डी मोजले। तो अभी मैंने बताया ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, मोजले, ठीक है। इन्होंने आधुनिक आवर्त नियम दिया। अब इससे क्या होता है, आधुनिक आवर्त नियम में इन्होंने क्या बताया कि जो उसके गुण धर्म होते हैं तत्वों के, वो अगर हम लोग परमाणु क्रमांक के क्रम में उसको सजा दिया जाए, ये देखिए परमाणु क्रमांक के क्रम में सजा दिया गया है, तो क्या होता है कि उसकी स्टडी करना आसान हो जाता है। जैसे यहाँ वाले, ठीक, एक तरह की प्रॉपर्टी रख रहे हैं, इधर वाले एक तरह की प्रॉपर्टी रख रहे हैं, ये एक तरह की प्रॉपर्टी रख रहे हैं, सबका अलग अलग नाम दिया है, ट्रांजिशन मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल्स, ठीक है। तो ये चीज़ें दी गई हैं इनको। ये जो खड़ी लाइनें हैं, खड़ी लाइनों को क्या बोलते हैं, ग्रुप्स या समूह। और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, क्षैतिज लाइनें हैं, इनको बोलते हैं पीरियड्स या आवर्त। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कितने समूह हैं, तो ये बता दीजिएगा 18 है समूह हैं, ये लिख लीजिएगा नोट्स में अपने, समूह 18 हैं। और जो आवर्त हैं आपके वो कितने हैं, 7 हैं, ठीक है। ये हमेशा एकदम याद रखिएगा। इसको काउंट नहीं किया जाता है, लेंथेनाइट एक्टिनाइट, इसको इसी के अंदर ही काउंट किया जाता है। इसीलिए ऐसा मत कर दीजिए 7 + 2 9 आवर्त होते हैं, बहुत लोग ऐसा कर लेंगे 9 आवर्त हो गए तो सर ग्रुप भी अलग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये इसी के अंदर समाया हुआ है। और आवर्त 7 होते हैं, समूह 18 होते हैं, ये एकदम याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कभी भी। अगला क्वेश्चन, सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी चुंबकत्व, ऑप्शन डी सूर्य का अपार गुरुत्वाकर्षण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाभिकीय संलयन, ठीक है। ऐसा नहीं है नाभिकीय विखंडन सूर्य में नहीं होता है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मेन जो उसका कंपोनेंट जो प्रोवाइड करा रहा है वो है नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 4 हाइड्रोजन एटम मिल करके हीलियम का एटम बनाते हैं और प्लस एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है, हल्के नाभिक जुड़ करके भारी नाभिक बना रहे हैं और प्लस ऊर्जा रिलीज कर रहे हैं। नाभिकीय विखंडन जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। अब सूर्य के और टेम्परेचर कितनी तरह लेयर होती है, ये सब हम लोग जो है ज्योग्राफी में स्टडी करेंगे, वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ देखेंगे। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं? तो अभी हम लोगों ने नाभिकीय संलयन देखा, जस्ट उसका अपोजिट होता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अलग होना, ऑप्शन बी वायु नाभिक का 2 हल्के नाभिकों में टूटना, ऑप्शन सी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कम होना, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो
इसका करेक्ट आंसर होगा भारी नाभिक का दो हल्के नाभिकों में टूटना। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। ये जैसे आप देख रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर जो हमारे होते हैं जहाँ से बिजली उत्पन्न की जाती है, वहाँ क्या होता है, हमारा यूरेनियम जो होता है इसके ऊपर जो है न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है। इससे क्या होता है कि क्रिप्टन बनता है प्लस बेरियम बनता है और प्लस एनर्जी निकलती है, और इसके साथ में 3 न्यूट्रॉन और बनते हैं। अब जो 3 न्यूट्रॉन और बन रहे हैं वो 3 यूरेनियम एटम को हिट करेंगे और ये अब क्या होगा, ऐसे ही एक चैन रिएक्शन स्टार्ट होता है। चैन रिएक्शन स्टार्ट होगा और फिर इससे भी 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, इससे 3 निकलेंगे 3। तो इस तरह आप देखेंगे न्यूट्रॉन संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी बहुत सी चीज़ें रखी जाती हैं, जैसे ये कैडमियम की छड़ें और ये ग्रेफाइट का भी यूज किया जाता है मंदक के रूप में, और भारी जल का भी उपयोग हम लोग करते हैं। इसको करके हम लोग कंट्रोल करते हैं। कुछ लोग दिमाग में आ रहा होगा, जब सूर्य में अपार ऊर्जा नाभिकीय संलयन से हो रहा है तो हम लोग नाभिकीय रिएक्टर को नाभिकीय विखंडन पे क्यों चला रहे हैं। हम लोग भी नाभिकीय संलयन का यूज कर दें, हाइड्रोजन को जोड़ के हीलियम बना ले और खूब सारी एनर्जी मिल जाए एक ही बार में। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो नाभिकीय संलयन को जो है समाहित मतलब उसको कंट्रोल कर सके। वो अभी तक कंट्रोल करने का प्रोसेस खोजा नहीं गया है। जिस दिन वो खोज लिया जाएगा नाभिकीय संलयन को तो उसी का यूज होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिशन, और उसको बोलते हैं फ्यूजन संलयन वाले को। ठीक है, तो ये डाउट अब क्लियर हो गया ना कैसे क्या क्या हो रहा है। ये जो भाप निकलता हुआ टावर दिखाई दे रहा है, ये इसको कूलिंग टावर बोलते हैं। जो लोग इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे या किसी उसमें विजिट किए होंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो पावर प्लांट में ये जो है ये होता है कूलिंग टावर होता है, जिसमें पानी को ठंडा किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो ज़्यादातर लोग तो आंख बंद करके 3 पे टिक मारेंगे, भाग जाएंगे, लेकिन हमेशा जो है याद रखिएगा कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में भी मेंशन है, और मैं 5 के नाम आपको बता देता हूँ। 3 तो आपको पता है, ठोस, द्रव, गैस। अब एक चौथा बच रहा है, एक 5वां बच रहा है। चौथे को बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा अवस्था, और 5वां है आइंस्टीन बोस कंडेंसेट, बोस कंडेंसेट। ठीक है, आइंस्टीन बोस कंडेंसेट। 3 के बारे में तो आपको पता ही है। हम प्लाज्मा के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। प्लाज्मा किसको बोलते हैं, कोई भी गैस जब बहुत ज़्यादा उसको एनर्जी दे दी जाती है और उसके जो पार्टिकल होते हैं आयोनाइज्ड फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, तो आयोनाइज्ड जो गैस होती है, आवेशित गैस जो हाई एनर्जी पे होती है, उसी को हम लोग प्लाज्मा स्टेट बोल देते हैं। ठीक है, और ऑप्शन ये 5वां कौन सा होता है, 5वें में क्या होता है, जब हल्की गैसों को खूब ठंडा करके उसको द्रव अवस्था में ले आया जाता है तो उसको आइंस्टीन बोस कंडेंसेट बोलते हैं। ठीक है, हमें इसके बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, पदार्थ की किस अवस्था में उसका आयतन और स्वरूप दोनों स्थिर रहते हैं। आयतन और स्वरूप दोनों स्थिर होते हैं। ठीक, तो आप ऑप्शन ए देख लेते हैं, प्लाज्मा, ऑप्शन बी ठोस, ऑप्शन सी द्रव, ऑप्शन डी गैस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी ठोस। ठोस में क्या होता है, आयतन स्वरूप दोनों फिक्स होते हैं। अब द्रव में क्या होता है, आयतन फिक्स होता है, मतलब 1 लीटर है, 2 लीटर है, वो तो फिक्स है, लेकिन जो उसका स्वरूप है, मग्गे में डाल रहे हो, बोतल में डाल रहे हो, ग्लास में डाल रहे हो, तो वो उसका स्वरूप लेते जा रहा है, मतलब स्वरूप फिक्स नहीं है। अब हमारा गैस आता है, ना तो इसका गैस का आयतन फिक्स है और ना ही स्वरूप फिक्स है। एक कमरे में छोड़ दोगे तो अगर उसका 1000 लीटर वॉल्यूम है तो 1000 लीटर उसका वॉल्यूम हो जाएगा, स्वरूप उस कमरे का ले लेगा। तो गैस का तो कुछ भी फिक्स नहीं है। द्रव में आयतन फिक्स है और ठोस में दोनों फिक्स हैं। अगला क्वेश्चन, समुद्र के पानी से नमक अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए आसवन, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, ऑप्शन सी प्रभाजी आसवन, ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वाष्पीकरण। ठीक, इसमें क्या होता है, इस समुद्र के किनारे हम लोग ऐसे
खोद करके गड्ढे नुमा ऐसे पिट बना देते हैं और मेड़ बना देते हैं पानी ताकि रुके इसमें आकर के। तो जब ज्वार भाटा आता है तो ऐसे ऐसे करके पानी सब में भर जाता है। ठीक है, अब जब धूप होती है दिन में तो यहाँ क्या होता है, पानी वाष्पित होने लगता है और जो हमारा नमक वाला पोर्शन है वो नीचे तलहटी में बैठ जाता है। फिर इसको हम लोग निकाल के इधर साइड में कर लेते हैं और फिर पानी आता है, फिर वही प्रोसेस होता है। तो ये वाष्पीकरण के थ्रू जो है नमक बनता है। कुछ लोग कमेंट करके बताएं कि कौन सी ऐसी झील है भारत की जिससे नमक प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उसका नाम जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोहरा या बादल किसका कोलाइड विलयन है? ऑप्शन ए गैस में द्रव का, ठीक, ऑप्शन बी गैस में ठोस का, ऑप्शन सी द्रव में ठोस का, ऑप्शन डी गैस में गैस का। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि वायुमंडल में हवाएं हैं, ठीक, एयर में क्या हो रहा है कि जो हमारा भाप वाष्पित होकर आ रहा है किसी भी वाटर बॉडी से, तो क्या हो रहा है कि ऊपर जाके ठंडा हो रहा है। ठंडा होके जो धूल के कण है हमारे, उसी धूल के कण पे जाके संघनित हो जा रहा है। तो ये जो बादल हमें दिख रहा है यहाँ पे, वो बादल कैसे बन रहा है? संघनित होकर के एक गैस में यहाँ पे आके संघनित हो गए हैं और जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं उसी पे लोग संघनित हो जाते हैं, तो बादल का निर्माण होता है। या कोहरे में भी यही केस होता है। ठीक है, तो ये किसका कोलाइड विलयन हो गया? एयर हमारा गैस हो गया और जो भाप बन के आ रहा है ये द्रव वाला जो संघनित हो गया, मतलब वो द्रव हो गया। तो गैस में द्रव का, इस तरह से याद रखेंगे, आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत से लोग गलत करके ही आते हैं, वहाँ जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। अब कंफ्यूज नहीं होना है, हमारा हवा गैसियस अवस्था में है, ठीक है, और उस पर जो संघनित हो रहा है वो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, मतलब द्रव अवस्था में संघनित हो रहा है। तो गैस में किसका बन रहा है कोलाइड विलयन? द्रव का बन रहा है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन ए गैस का द्रव में बदलना, ऑप्शन बी द्रव का गैस में बदलना, ऑप्शन सी ठोस का सीधे गैस में बदलना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ठोस का सीधे गैस में बदलना। इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, हिंदी में ऊर्ध्वपातन। तो कौन कौन से पदार्थ आपने देखे हैं? कपूर और नौसादर। कभी कभी एग्जाम में NH4Cl भी लिख देता है, तो भैया इसको भी लिखे रहना, इसी को नौसादर बोलते हैं, ये इसका सूत्र है। और कपूर जो है, ये दोनों जो है शो करते हैं, इनको जब जलाया जाता है तो आप देखे होंगे सीधे जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं गैस अवस्था में, ठीक, द्रव में नहीं बदलते हैं, गर्म करने पे सीधे गैस में बदल जाते हैं। तो सारे प्रोसेस का नाम यहाँ पे मैंने एक डायग्राम के थ्रू दे रखा है। आप लोग क्या करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से और इस चीज़ को लिख लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछेगा और आप गलत करके आ जाएंगे। जैसे सॉलिड से सीधे गैस में बन रहा है तो इसको क्या बोल दिया हमने? सब्लिमेशन बोल दिया। अब गैस से सीधे सॉलिड बन रहा है तो इसको क्या बोल दिया? डिपोजिशन बोल दिया। यहीं पे लिक्विड को गर्म किया, गैस बदल गया, इसको क्या बोल रहे हैं? वेपराइजेशन, ठीक। और गैस को ठंडा करने में लिक्विड बन गया तो बोल रहे हैं कंडेंसेशन। तो ये सारे प्रोसेस, ये फ्यूजन और सर्टिफिकेशन, सारे प्रोसेस आप याद रखिएगा, एक जगह लिख लीजिए ताकि एग्जाम में आपको भी कन्फ्यूजन ना होने पाए। हाइड्रोजन बंध इनमें से किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए जल में, ऑप्शन बी पेट्रोल में, ऑप्शन सी HCl में, ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक अम्ल में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जल में, ठीक। हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका पिक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता कैसा है। ये एक मॉलिक्यूल हो गया जल का, ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। अब क्या होता है, हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, हाईली डोनर कैपेसिटी इसकी है, और ये ऑक्सीजन क्या है? हाईली एक्सेप्टिंग कैपेसिटी, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है। तो क्या हो रहा है कि ये देना चाह रहा है, लेना चाह रहा है, दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है? एक अट्रैक्शन क्रिएट कर देता है। आप देखेंगे ये डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस का जो है आवेश चार्ज कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है फ्रेंड, इसी को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बोल देते हैं, ठीक। अब कहेंगे कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड होने से इफेक्ट क्या आ रहा है? इफेक्ट ये आ रहा है कि जब हमारा पानी बर्फ़ में बदलता है तो आप देखेंगे उसका आयतन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? इसी वजह से बढ़ जाता है कि जो हाइड्रोजन बंद होते हैं वो उसको प्रॉपर तरीके से मॉलिक्यूल्स को अरेंज नहीं होने देते हैं। तो क्या होता है कि रैंडमनेस बढ़ती है और वो ओवरऑल जो है उनका आयतन बढ़ा देते हैं,
ठीक, इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन बंध का स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं एक ही बना रहता है, ये जितने हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनाते रहेंगे, ये किसी और ऑक्सीजन से, ये किसी और हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। तो इस तरह से पूरा जाल बना रहता है और वो वॉल्यूम को बढ़ा देता है बाद में जाके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हवाई जहाज के टायरों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो हवाई जहाज जहाँ भी आता है तो हमें पता है जो भी सामान यूज करना है हल्का यूज करना है, क्योंकि उसको उड़ना है, जो कम से कम जो है उसका वेट होना चाहिए। तो सबसे हल्की गैस तो हाइड्रोजन है, तो हम लोग हाइड्रोजन क्यों नहीं भर देते हैं? तो हाइड्रोजन इसलिए नहीं भरते हैं क्योंकि जब यहाँ लैंडिंग होती है पहिए की आपके, ये देखिए, तो यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होता है हाई स्पीड पे। तो क्या होता है कि उससे टेम्परेचर बढ़ता है। अब अगर कोई ज्वलनशील गैस होती है, जैसे कि आपका हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, तो हाइड्रोजन गैस अगर भर दिए तो आग लग जाएगी उसमें। तो हम लोग क्या करते हैं, हीलियम भरते हैं। जस्ट इसके बाद हीलियम का नंबर आता है। हीलियम एक अक्रिय गैस है और अज्वलनशील गैस है, तो इसको भरने से हमें जो है फ़ायदा हुआ, हल्की भी है और वायुयान में भर दिया, और ये ज्वलनशील भी नहीं है, आग भी नहीं लगती है इसमें। कहीं कहीं पे नाइट्रोजन भी भरा जाता है, ठीक है, या मिक्स करके भर दिया जाता है, वो भी ठीक है, लेकिन हीलियम ऑप्शन करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन है, नियॉन गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है? ए साइन बोर्ड में, बी बल्ब में, सी ट्यूबलाइट में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साइन बोर्ड में। आपने रेस्टोरेंट वगैरह में देखा होगा, बार्स वगैरह में ऐसे जो है चमकीले एडवर्टाइजमेंट लिखे रहते हैं, ठीक है, तो वो नियॉन गैस का यूज करके किया जाता है। नियॉन गैस क्या होता है कि ये किसी पार्टिकुलर गैस में मिक्स कर देते हैं और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड करवाते हैं यहाँ पे, यहाँ से। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पड़ने पे वो अलग अलग रंग प्रोड्यूस करता है, अलग अलग रंग प्रोड्यूस करता है। तो अलग अलग रंग प्रोड्यूस करता है, उसी को हम लोग यूज कर लेते हैं साइन बोर्ड बनाने में, ताकि दूर से देखने में अच्छा लगे। तो नियॉन गैस का किस में यूज होता है? साइन बोर्ड में यूज होता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जा कर के देना है। तो इसका क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम पे पूछा जाता है। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका फिलामेंट किसका बना होता है। फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, ठीक। टंगस्टन का क्यों बनाता है? क्योंकि इसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा गलनांक होने की वजह से इसको यूज किया था, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा होता है, कोई और आपका मेटल यूज होगा तो वो गल जाएगा, तो यहाँ पे टंगस्टन यूज होता है। साथ में बताइएगा कि किस वैज्ञानिक ने बल्ब की खोज की थी, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।